जिसको हम जीवन में अपना सकें, तो उसको एक बार हमको समझना ज़रूरी है, इसलिए कि जो होमोसेपियन हम लोग हैं, हम लोग होमोसेपियन की संतान कहलाते हैं। तो इनकी उत्पत्ति के बारे में मैंने पहले बताया था। ये पैदा हुए थे अफ्रीका में, इथियोपिया में। सबसे पुराना इथियोपिया, कीनिया, तंजानिया वगैरह देश, यहाँ सबसे पुराने कंकाल जो हैं वो मिले थे इथियोपिया में। तो होमोसेपियन जिसके हम लोग संतान हैं, तो वो वहाँ से फिर करीब 70-80 हज़ार साल पहले वहाँ से उन्होंने अफ्रीका को छोड़ा, और वहाँ से वो पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट में आए, खाड़ी देशों में, उसके बाद एशिया में, चाइना में, इंडिया में आए, फिर उसके बाद यहाँ से यूरोप में गए, यूरोप से फिर ऑस्ट्रेलिया में गए, और सबसे बाद में दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में गए। तो इनकी जब शुरुआत हुई, इनकी जो उत्पत्ति हुई, वो अफ्रीका में होने के कारण वो एक ऐसी जगह थी जहाँ ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ साल भर फल उपलब्ध होते थे। तो वहाँ इनकी उत्पत्ति हुई, इनका विकास हुआ, और विकास के क्रम में करीब 70 हज़ार साल पहले, जो मैंने बताया कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन मतलब संज्ञात्मक क्रांति हुई। इसके पहले तक होमोसेपियन ने अफ्रीका नहीं छोड़ी। हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका तब छोड़ा जब दिमाग उनका विकसित हो गया, और सिर्फ दिमाग विकसित नहीं हुआ, उनके साथ उनकी सांकेतिक लैंग्वेज डेवलप हुई, उनके टूल बनाना उन्होंने सीख लिया, इशारों से बात करना सीख लिया, और कोऑपरेशन सीख लिया। और कोऑपरेशन मतलब इतना बड़ा कोऑपरेशन जितना इसके पहले कभी दूसरे जीवों के बीच में देखा ही नहीं गया, जिसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग, प्लानिंग करना, बचना, और पुराने अनुभव को फिर उन्नत करना और नए अनुभव में करना, एक्सपेरिमेंट करना अपने औजारों के ऊपर और अपने लड़ने के तरीके के ऊपर, सर्वाइवल के जो तरीके हैं उसका उसका विकास करना, टूल का विकास करना, ये सब किसी दूसरे जीव में था नहीं। और ये सब बहुत प्राइमरी स्टेज में जब आया, तभी वो ये संभव हुआ कि वो अपना एरिया छोड़ के और किसी दूसरे एरिया में जा पाएंगे। क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे हमारे पूर्वजों ने पूरे दुनिया में घूमा और राज्य किया और उस जगह को कब्जा किया और इतने पलायन किया, इतने बड़े पैमाने पे दुनिया में कोई दूसरा जीव नहीं कर पाया। और वो जिस जगह पैदा हुए थे, जिस वातावरण में पैदा हुए थे, उस वातावरण के अलावा भी बहुत अजीब अजीब वातावरण में, जहाँ रेगिस्तान, जहाँ पे कि पानी भी नहीं है, और ऐसे जगह में भी फैल गए, और ऐसी जगह में भी फैल गए जहाँ बर्फ़ है, साल भर बर्फ़ रहती है, और ऐसी जगह में भी फैले जहाँ की मौसम एक तरफा रहता है, बहुत बारिश होती है, कहीं बहुत ठंडा रहता है, कहीं बहुत गर्म रहता है। भारत जैसा समशीतोष्ण जलवायु वाले एरिया में भी वो लोग आ गए। लेकिन अब ये सोचो कि जो जीव जहाँ पैदा हुआ था, उसकी संरचना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना होने के बावजूद, सिर्फ जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन होने, संज्ञात्मक क्रांति, जो बुद्धि का विकास होने की वजह से वो पूरी दुनिया में फैल गए। तो अब सवाल होता था कि उनका खाना तो पूरे दुनिया में मिलेगा नहीं। जिस खाने को उन्होंने अफ्रीका में छोड़ के आए थे, जो वो साल भर खाते थे, फल, बीज वगैरह, वो तो अब पूरी दुनिया में मिलेंगे नहीं। तो फिर उन्होंने दिमाग लगा के उस जगह में जहाँ-जहाँ वो एक्सप्लोर किया, उन्होंने जहाँ-जहाँ वो घुसे, उस सभी जगहों में जो अवेलेबल था, उन्होंने उसको खाने की कोशिश की। तो वैसे ही चलता चला आया। इस क्रम में बहुत सारी चीज़ों की उनके शरीर में कमी होना चालू हुई, या उनकी जो बोलते हैं ना, संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर उसको उन्होंने दूसरे तरीके से एक्सपेरिमेंट करके दूसरे-दूसरे जीवों का खाना खाना। और इस बीच में एक चीज़ और हुई थी, आग का आविष्कार, उसके बाद ही उन्होंने छोड़ा। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के पहले आग का आविष्कार हो गया था। तो वो भी उनके साथ में एक था कि उनको आग मालूम थी कि आग क्या होती है और उसका क्या इस्तेमाल होता है। तो जंगल को साफ़ करने में और चीज़ों को पकाने में, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने ऐड की जो प्राकृतिक नहीं थी। क्यों, और क्यों ज़रूरी थी उनके लिए? क्योंकि उस एरिया में उनके लिए सर्वाइवल कठिन था। वो खाना उपलब्ध नहीं था, साल भर उपलब्ध नहीं था। तो अब वो कुछ कुछ खाना यदि उनको मिलता था, फल वगैरह, जो उस एरिया में, जिस एरिया में वो नए एरिया में गए थे, तो वो खा लेते थे। लेकिन बाकी समय नहीं मिलने से फिर उन्होंने मांस खाना और फिर दूसरी चीज़ों को इस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करना चालू किया, पका के गेहूँ, चावल वगैरह ये सब चालू किया, जिसको आज हम देख रहे हैं। और वो तब्दीली होते 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 आज का जो खाना देखते हैं हम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और बाकी सब चीज़ें, तो ये जैसे जैसे खाने को संवर्धित करते गए,
खाने में हम लोगों ने सुधार करते गए, उसमें आविष्कार करते गए, उतना ही खाना जो है वो प्राकृतिक मूल आकार से उसका परिवर्तन होता गया, उसका संवर्धन होता गया, उसको चेंज होता गया, उतना ही उसमें न्यूट्रिशन कम होता गया। साथ में हमारी आंतों की संरचना, हमारी दांतों की बनावट, हमारे डाइजेस्टिव जूस, वो सब उस लायक थे नहीं, तो वो खाना थोड़ा देर में पचता था, दिक्कत होती थी। लेकिन फिर भी वो आदमी को जिंदा रखने के लिए तो इस्तेमाल, तुरंत तो आदमी मरता नहीं है ना। जिंदा रखने के लिए था, सर्वाइवल के लिए। बीमारी भी चालू हुई उस हिसाब से बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे करके। तो ये सालों साल चलते 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 इसी विकास क्रम में आज हम लोग समाज में आ गए हैं। तो वो समस्या जो पहले होमोसेपियन के साथ थी, जब उन्होंने दूसरे देशों प्रदेशों में अतिक्रमण किया, वहाँ पहुँचे, तो वो समस्या घूम फिर के हमारे सामने भी मौजूद है। आज भी हम यदि चाहते हैं कि हम अपने आप को डिजीज़ फ्री कर पाएँ या बीमारी से मुक्त रह पाएँ, दवाइयों से मुक्त रह पाएँ, डॉक्टरों से दूर रह पाएँ, तो हमारे सामने ही वही समस्या, हम लोग किस एरिया में रहते हैं। अब मान लीजिए जो पोल के नज़दीक जो लोग रहते हैं, एस्किमो रहते हैं या दूसरे लोग रहते हैं, वहाँ पे वो फल खा ही नहीं सकते, फल मिलते ही नहीं है। लेकिन अब वो उनसे बोलोगे कि आप उसको छोड़ के यहाँ आ जाओ, तो वो कौन ना आने वाले, वो तो वहीं रहेंगे। हिमालय के आसपास जो लोग रहने वाले, जहाँ की साल में कुछ समय मौसम बहुत ठंडा रहता है, बर्फ़ रहती है, उनको भी वहाँ फल नहीं मिलते हैं, तो वो अपना खाते हैं। तो और हम लोग जो हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारे पास भी साल भर फल नहीं मिलते अच्छे। कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी बहुत अच्छे मिलते हैं, कभी बहुत घटिया मिलते हैं। तो अब उसमें सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में हमें मानते तो हैं, बेसिकली सिद्धांत मानते हैं कि फल ही जो है मनुष्य का आहार है, और उसको यदि अच्छा क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का यदि ऑर्गेनिक और न्यूट्रिशन से भरपूर यदि फल मिले, तो और दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। इसलिए व्यवहारिक नहीं है कि हम कितना भी चाहें, लेकिन जो मार्केट में फल हमारे साथ उपलब्ध हैं, वो यदि हम खाते रहेंगे जो न्यूट्रिशन डिफिशिएंट है, तो हम दुबले होते रहेंगे, कमज़ोर होते रहेंगे, वीक हो जाएंगे। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, यही आज का विषय है कि इस परिस्थिति में हम लोग जिस भौगोलिक स्थिति में रहते हैं, जहाँ साल भर हम लोग को फल नहीं मिलते हैं, तो फिर हम कौन सी ऐसी लाइफ स्टाइल अपनाएं जिससे कि हम बीमारी से मुक्त रह सकें। तो इसको मैं एक दो करके आपको धीरे धीरे पॉइंट बताता हूँ, आप लोग उसको याद रखेंगे। एक तरीका तो ये है कि क्योंकि हम बीमार हैं या हमारे शरीर में गंदगी या टॉक्सिन जमा हुआ है, तो सबसे पहला काम है हमको अपने आप को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करना मतलब शरीर की भीतरी सफाई करना है। जो भी गलत खाना पीना हम लोगों ने सालों में किया है, बचपन से लेके अभी तक किया है, वातावरण से जो गंदगी आई है, उसको हमको पहले शरीर से निकाल देना। तो इसके भी दो तरीके हैं। एक होता है सीधे फास्टिंग करके, लंबा फास्ट करके, उपवास करके, व्रत रख के लंबा पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देना। ये भी व्यवहारिक नहीं है कई लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग फ्री तो नहीं है, सब किसी को जॉब है, कोई किसी की जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरा समाज छोड़ के हम जंगल के बीच में जाके रहने लगें, प्राकृतिक जीवन पद्धति अपनाने लगें, है ना। वो आज मनुष्य के लिए, सभी मनुष्य के लिए, कुछ लोग कर रहे हैं, आप देखोगे ट्रॉपिकल एरिया में जाके ज़मीन खरीद के बस गए हैं परिवार के साथ, वहीं रह रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ें जो एक जीवन पद्धति के लिए ज़रूरी है, प्राकृतिक जीवन पद्धति, वो सही है, मानते हैं कि वो एकदम बेस्ट होती है, लेकिन हम लोग सब उसको अपना नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। ना दिन भर हम जंगल में रह सकते हैं, ना हम वो जंगल के फल तोड़ के ऐसी जगह जहाँ दिन भर फल खाएं और उसके बाद फिर फल हमको मिल जाए और अच्छा फल मिल जाए और साल भर मिले, तो वो नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम डिजीज़ फ्री रहें, तो उसके लिए फिर दूसरा तरीका, शरीर को पहले हम डिटॉक्सिफाई करें। डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाता है? अंदरूनी जो गंदगी है, भीतरी जो गंदगी है, जो खाने पीने से, वातावरण से आई, उसको निकालें। तो उपवास मैंने तरीका बताया। अब यदि उपवास भी नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा तरीका है कि 3/4 आप कच्चा खाना खाइए, फलाहार करिए, और एक टाइम का खाना जिसमें आप अनाज कम से कम लें, और सब्जियां, सलाद और ये सब चीज़ ज़्यादा, अंकुरित अनाज लें, और बीच बीच में जैसे महीने में 3 दिन वाटर फास्ट करें, या हफ्ते में एक दिन 36 घंटे का, 24 घंटे का नहीं, 36 घंटे का। यदि आप अनाज खाते हैं तो 24 घंटे के उपवास से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, तो 36 घंटे का हर हफ्ते में फास्ट करें।
या नहीं कर सकते तो महीने में 3 दिन का उपवास करें। ये एक जीवन पद्धति हो सकती है, जिसको बोलते हैं कंप्रोमाइज़, कि आप 3/4 75% आप कच्चा आहार ले रहे हैं और एक टाइम पका हुआ खाना खा रहे हैं। लेकिन ये स्थिति जो है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता, तो डिटॉक्सिफिकेशन का सहारा लेने के लिए आपको छोटे-छोटे उपवास करना पड़ेंगे, 3-3 दिन के, 1-1 दिन के उपवास करना पड़ेंगे। इतना भी यदि आप करना सीख जाएंगे, जूस फास्ट करना आपको सीखना पड़ेगा, 15 दिन में 1 बार, हफ्ते में 1 बार या महीने में 3-4 बार। तो वो सब करके भी आप बहुत हद तक जो है ना, वो बीमारी से बचे रह सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात ख्याल रखना पड़ेगी, जब आप कच्चा खाना 3/4 खाते हैं या 75% खाते हैं, बहुमत जिसको बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है वो आप कच्चा खाते हैं, पके हुए खाने को कम खाते हैं, तो इसमें आपको फिर तय करना है इस पके हुए खाने में होना क्या चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो एकदम ही वर्जित हैं, जो पके हुए खाने में यदि आप खाते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन की तो भूल जाइए, आपके शरीर में गंदगी जमती रहेगी, चाहे एक बार आप क्यों ना खाते हो। जिसमें हम लोग सभी प्रकार के एनिमल प्रोडक्ट को मना करते हैं, मतलब मांस, मछली, मटन, दूध, दूध के प्रोडक्ट, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। मतलब आपको होता है कि 3/4 आपने कच्चा खाना खाया, फलाहार किया, सब्जी सलाद लिया, और जो 1/3 है उसमें आपको वेगन डाइट लेना पड़ेगा। वेगन का मतलब होता है जिसमें मिल्क प्रोडक्ट भी शामिल नहीं है। तो चलो इतना भी आपने कर लिया, लेकिन इसमें भी आपको यदि बेहतर रिजल्ट चाहिए तो उसमें थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार करने की ज़रूरत खाने में नहीं है, उसके बनाने की प्रक्रिया में है। हम लोग जो खाना बनाते हैं घर में, देखेंगे ज़्यादातर लोग कुकर में खाना बनाते हैं, या बाकी लोग जो दूसरी सब्जियां वगैरह जिन लोग बनाते हैं तो उन लोग सब्जियों को बहुत भूंजते हैं। तो जितना आप कुकर में खाना बनाएंगे तो खाना पकेगा नहीं, वो तो ढीला होता है प्रेशर से। और सब्जियों को जो हम भूंज के बनाते हैं, तो जितना आप भूंजते जाएंगे, जितना उसकी हीट बढ़ाते जाएंगे, उतना जो है उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म होती जाएगी, उसकी संरचना बदलती जाएगी, वो उतना ख़राब हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले मिल्क प्रोडक्ट बंद किया, मीट प्रोडक्ट बंद किया। इसके बाद मसालों को आपको कम करना है, ना खाएं तो अच्छा है। नमक को कम करना है, तेल को कम करना है। यदि तेल खाते भी हैं तो आपको कोल्ड प्रेस जिसको बोलते हैं, कच्ची घानी का तेल, वो यूज़ करना है, जो लोग एक एक टाइम खाते हैं, जो लोग खाते हैं। और उसमें भी कुछ ऑयल है, जैसे ऑलिव ऑयल होता है, सबसे कम इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाला ऑयल। तो कोई भी अच्छा नहीं होता, लेकिन ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। सरसों का तेल कच्ची घानी का यूज़ कर सकते हो, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हो, तिल का तेल यूज़ कर सकते हो, जो आप चाहेंगे, ये उनके लिए। लेकिन बेस्ट लाइफ स्टाइल तो मैंने पहले बता दिया। उसके अलावा ये कंप्रोमाइज डाइट के बारे में बता रहा हूँ, जो सब लोग ऑफिस में जाने वाले या कर्मचारी लोग या जो बिजी लोग हैं वो यदि नहीं कर सकते 100%, उनके लिए तो 1/3 जो खाना उसकी बात बता रहा हूँ। मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दिया, नॉन वेज बंद कर दिया, सब कर दिया। साथ में प्रोसेस भी आपको कम से कम, तो उसमें 2 प्रोसेस मैं बताता हूँ जिसको हम करें तो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी या न्यूट्रिशन का लॉस बहुत कम होता है। एक है खाने को स्टीम में बनाना सब्जी को, और दूसरा है उसको उबालना। इसमें ज़्यादातर टेम्परेचर अनलिमिटेड 200-300 डिग्री नहीं पहुंच जाता, जो भूनने में होता है। तो आप स्टीम करना सीखिए, और बाद में जब वो स्टीम से सब्जियां पक जाएं, उसके बाद उसमें जो थोड़ा बहुत आपको स्वाद के लिए करने की जो किसी की इच्छा है तो वो करना चाहे, नहीं तो ऐसे ही खाने की कोशिश करना चाहिए। नमक को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, वो है स्प्राउट। तो स्प्राउट को तो हम लोग कच्चा भी खाते हैं सलाद के साथ में जो भी खाना बनाने वाले, जैसे दाल बनाने वाले हैं, तो कभी भी दाल जो है वो छिलके वाली यूज़ करना चाहिए, और उसको आपको भिगो देना है करीब 8 घंटे 10 घंटे पहले। चावल भी यदि आप खाना बनाना चाहते हैं तो चावल को भी, अन्न को भी भिगो दीजिए, दाल को भी भिगो दीजिए, बीन्स को भी भिगो दीजिए। उसको अंकुरित करके फिर पकाएंगे तो वो आसानी से पचेगा भी और उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको अपने खाने में ऐड करना है, 1/3 खाने में ऐड करना है। इसके बाद कुछ लोग चाहते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा और सुधार करें, करना भी चाहिए। तो उनको क्या करना है, गेहूं चावल पे पूरा डिपेंड नहीं होना है, बहुत अच्छे अन्न नहीं कहलाते। गेहूं चावल के अलावा हमारे पास ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कोदो है, इसको यूज़ करना चाहिए।
और कभी कभी इसको भी नहीं यूज़ करके हमको स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग बोलते हैं सकला है, हमको स्टार्च चाहिए ना, तो सकला है, इसके बाद आलू है, इस तरह की दूसरी चीज़ें जो जिसमें स्टार्च होता है उसको भी हमको यूज़ करना चाहिए। अन्न जो है वो बहुत धीमे पचने वाली चीज़ है और बहुत ज़्यादा गंदगी बनाता है। तो हमको चाहिए, देखो मूल पर्पस जो है हमारा, किसी डाइट के प्रति कोई वैसा धर्म का पालन करने जैसी चीज़ नहीं कि हम तो अब वेजिटेरियन हो गए या फ्रूटेरियन हो गए तो हम जीवन में फ्रूट ही फ्रूट खाते जाएंगे, फ्रूट नहीं मिलेगा तो भी हम कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं, पागलपन नहीं करना। देखना है कि वो व्यवहारिक है कि नहीं। कई लोग को मैंने देखा, उन लोग फेसबुक में डालते रहते 365 दिन फ्रूटेरियन, 364 दिन, 340 दिन हो गए, 350, वो ऐसा लिखते रहते हैं और उसको उन लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। ये पागलपन भी अच्छा नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है, प्यूरिस्ट नहीं बनना है, प्यूरिज्म में नहीं समझना है कि एकदम क्या बोलना चाहिए उसको, शुद्धतावादी भी नहीं बनना है। हमको देखना है प्रैक्टिकली क्या है, मूल पर्पस है हमको न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन यदि हमको फल से मिल रहा है तो हम फल खाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन जब फल उतने नहीं मिल रहे हैं तो फिर हमको न्यूट्रिशन फिर दूसरी चीज़ों से देखना पड़ेगा, नहीं तो हम वीक हो जाएंगे, क्योंकि हमको तो काम काज भी करना है। तो फिर दूसरा जो प्रैक्टिकल रास्ता निकलता है वो ये निकलता है कि बीच का जो रास्ता है, मध्यम मार्ग, कि ठीक है कच्चा खाना भी खाइए, फलाहार भी करिए, सब कुछ करिए, और पका हुआ खाना भी उसको एक टाइम आप ऐड करिए। इसके साथ में जब भी कोई सिम्टम आते हैं आपको, कुछ भी आपको दिक्कत होती है, सर्दी होती है, बुखार होता है, कुछ खुजली वगैरह होती है, कोई भी दिक्कत होती है, पाचन की गड़बड़ी होती है, तो आपको तुरंत फिर उसको त्याग देना है, पके हुए आहार को, कुछ दिनों के लिए, तो शरीर ठीक कर लेगा। या आप रूटीन बना लीजिए कि हमको, जैसे हम लोग घर में रोज़ सफाई करते हैं ना, नियम रहता है, फिर दीपावली में एक बार हम लोग पूरे मकान की सफाई करते हैं, वो टोटल क्लींजिंग करते हैं। एक एक डब्बे को हम लोग निकालते हैं वहाँ से, पीछे से उसकी सफाई करते हैं, कपबोर्ड को खाली करके उसकी सफाई करते हैं। तो वैसे ही हमको अपने शरीर के साथ में करना है कि हर हफ्ते एक बार उपवास रहेंगे, महीने में 3 दिन उपवास रहेंगे या 4 दिन उपवास रहेंगे, या नहीं होगा तो एक बार लगातार 3 दिन उपवास रहेंगे, और साल में 2 नवरात्रि आती है उसमें 9 9 दिन के उपवास करिए। तो ये हाउस क्लेंजिंग हो जाएगी आपकी। इसमें बीमार होने की संभावना बहुत कम होगी, और यदि होगी भी तो कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं होगी आपको। मैंने बताया ना, एक्यूट बीमारी एक्चुअली में बीमारी नहीं होती है, उसको हम लोग को बताया जाता है बीमारी, सर्दी खांसी उल्टी दस्त बुखार, ये कोई बीमारी नहीं है। ये शरीर जब टॉक्सिन ओवरलोड हो जाता है तो शरीर इसको बाहर निकालने के लिए एक प्रयास करता है। उस प्रयास के दौरान ही शरीर में कुछ सिम्टम पैदा होते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव डिजीज मैंने पिछले सेशन में बताया था, वो आपके शरीर के फायदे के लिए है। उसको हमको वेलकम करना है। कैसे वेलकम करेंगे? एनीमा लेंगे, उपवास करेंगे, रेस्ट करेंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है एक बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं। और तीसरा एक रास्ता है कि हम ऊपर के दोनों रास्ते ना अपनाएं, ना हम प्राकृतिक आहार लें 100%, और ना हम ये जो 75%, 75% जो 3/4 है वो कच्चा आहार या फलाहार करें, और 1/3 जो हम पका आहार करें उसको भी इस तरीके से कि मिर्ची मसाले और बाकी सब चीज़ें उसमें ना हो, तेल ज़्यादा ना हो, नमक ज़्यादा ना हो, उसको हम स्टीम करके खाएं। तो फिर तीसरा रास्ता क्या बचता है कि फिर जो समाज में चल रहा है उसको खाते पीते चलें। ये रास्ता क्या है? ये रास्ता बीमारी का रास्ता है। आप तो देख ही रहे हैं, सभी लोग तो बीमार हैं। आप बताइए किसी के घर में एक व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है? सभी बीमार हैं। किसी को, हमारे पास जब मरीज आते हैं आके बैठते हैं, यदि वो 30 35 40 का है और वो आता है किसी बीमारी के लिए, तो जैसे हम लोग पूछना चालू करते हैं तो दो ही चीज़ पूछते हैं सबसे पहले, और करीब करीब सभी लोग हाँ करते हैं कि आपकी कोई दवाई चल रही है? तो बोलता हाँ मेरी दवाई चल रही है। काहे की दवाई चल रही है? या तो बीपी की बताएगा, या तो शुगर की बताएगा, या तो थायराइड की बताएगा। ये 3 चीज़ तो इतनी कॉमन है कि ज़्यादातर लोगों को यही है। जो 35 40 का हुआ हमारे, और लोगों ने इसको स्वीकार भी कर लिया, कह रहे 30 35 40 के बाद तो ये बीमारी तो होती है, सबको हो रही है। देखो, ऐसा नहीं है, ऐसी बीमारी पहले लोगों को होती नहीं थी। ये खाने पीने में जितने तरीके के हम लोग ने परिवर्तन किए, और जितने क्या बोलते हैं प्राकृतिक खाने को हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को ऐड करना चालू किया, केमिकल मिला हुआ खाना खाना चालू किया, उसमें कौन से केमिकल हमारे शरीर में जा रहे हैं, वो हमारा शरीर उसको ब्रेक डाउन कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। कई ऐसे केमिकल होते हैं जिनको हमारा शरीर ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, वाटर सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स में बदल नहीं सकता, तो हमारी किडनी उसको निकाल ही नहीं सकती है।
जैसे यूरिक एसिड को यदि हमारा शरीर ब्रेक डाउन नहीं करेगा, वाटर सॉल्युबल यदि उसमें नहीं करेगा, तो हमारे शरीर में ये सब चीज़ें जमती हैं, रोग पैदा करती हैं। ऐसे पता नहीं कितने केमिकल, हज़ारों केमिकल आज भी लेबॉर्ट्री में बनाए जा रहे हैं। वो सुबह से लेके हम लोग जब टूथपेस्ट चालू करते हैं तब से हमारे ऊपर उसका अटैक चालू हो जाता है। उसके बाद नेल पॉलिश, लिपस्टिक लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, साबुन में अलग अलग के केमिकल आ रहे हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल, सब में केमिकल पड़ा हुआ है। तो हम लोग पीड़ित इस बात से नहीं है कि हमारा खाना खाना तो आ रहा है, लेकिन खाने के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है जो आपको मालूम ही नहीं है। जो मैंने बताता रहता हूँ कि आप जब किसी होटल में जाते हो, आप बोलते हो मुझे भिंडी की सब्जी दीजिए, तो आप भिंडी मांगते हो ना, लेकिन भिंडी के साथ वो 10 चीज़ ऐसी डली रहती है जो जिसको आपने ऑर्डर नहीं किया। उसमें वो कौन सा नमक डालेगा, कौन सा तेल डालेगा, कौन सा मसाला डालेगा, कौन सा केमिकल डालेगा, कौन सा सॉस डालेगा, उसमें क्या कैसी डली हुई है, तो आपने ऑर्डर नहीं किया। और इसमें जो सब केमिकल हैं जो आपने ऑर्डर नहीं किया वो आपके शरीर में जाने वाले हैं। ऐसे ही हम लोग जब मार्केट में चीज़ों को लेने जाते हैं, तो हमने बोला मुझे भिंडी दो, मैंने बोला टमाटर दो, मैंने कहा मुझे चावल दो, मैंने बोला मुझे तेल दो, मेरे को रिफाइंड तेल दे दो। तो ये सब आप तेल मांग रहे हो ना, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी चीज़ केमिकल जो मिली आ रही है, जिसके आपको उसके बारे में मालूम ही नहीं है, वो भी आपके शरीर में जा रहा है। तो इसके लिए हमको सचेत होना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में क्या जा रहा है। और इसके बारे में यदि हम सचेत नहीं होंगे और अपने आसपास के लोगों को सचेत नहीं करेंगे और मेडिकल साइंस से जुड़े लोगों को सचेत नहीं करेंगे, तो एक्चुअली में आप समाज का बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, आंख बंद करके लोग इतनी खाद डालते हैं, इतना केमिकल डालते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। उनको लगता है बस हमने एक प्रोडक्ट बना दिया और वो बिक गया मार्केट में, वो सफिशिएंट, मेरे को पैसा मिल गया। ये जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत पैसा कमाने की जो जो तरीका है, जो प्रवृत्ति है, जो लालच है, इससे समाज को क्या नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मनुष्य जाति एक ऐसे दोराहे पे आके खड़ी हो गई है कि अब इस पृथ्वी के अस्तित्व का सवाल मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। आज देखो दुनिया में वार चल रहा है, कौन वार चाहता है बताइए? आम आदमी कोई वार चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता, लेकिन वॉर हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? पूरा वातावरण, तेल के भंडार, लोगों की मौत तो हो ही रही, बच्चे मर रहे हैं, दोनों तरफ के लोग। वार तो किसी को, आम आदमी को तो कोई फायदा देता नहीं है। वो लड़ाई हो रही है व्यापार के लिए, तो व्यापार में शामिल मुट्ठी भर लोग होंगे। तो वही चीज़, लगातार एक लड़ाई समाज में चल रही है। वो समाज में लड़ाई चल रही है कि कुछ लोग चीज़ों को पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हम पैदा नहीं करते हैं, उनके पास, उनको लगता है कि मार्केट है, तो इस तरीके से यदि हम पैदा करेंगे तो बिक जाएगा। इतनी सिंपल बात नहीं है। जब कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका हमारे ऊपर और हमारे शरीर के ऊपर, हमारी जनरेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी ड्यूटी क्या है? हमको अपने आप को एक उन्नत किस्म में डेवलप करना है, उन्नत प्रजाति में डेवलप करना है, ना कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो और भी बर्बाद हो जाए, और भी घटिया जीन्स लेके जाए, और भी क्या बोलते हैं, घटिया उसके डीएनए हो, क्रोमोसोम हो, और उसकी जो क्या बोलते हैं, पूरी संरचना वो बर्बाद हो जाए। लेकिन वो बर्बाद हो रही है। क्यों? वातावरण ऐसा नहीं है जो आपके लिए स्वास्थ्यकर हो। आपको खाना स्वास्थ्यकर नहीं मिल रहा, आपको पानी स्वास्थ्यकर नहीं मिल रहा, सब तरफ से अटैक हो रहा है आपकी तरफ। लेकिन हमको लग रहा है कि हम लोग तो सब ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत हमको इसलिए है क्योंकि अब पूरा मानव समाज जो है ना, वो प्राकृतिक जीवन से कट चुका है। जानवरों को इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने उल्टा किया। हमने अपने अपने को तो बर्बाद किया, हमने जानवर को पालतू बनाया, उसको बर्बाद किया, और पूरे जंगल के जानवरों का सफाया कर दिया। अब जानवरों के पास रहने की जगह नहीं बची। वो बेचारे शहर में आते हैं शिकार करने के लिए, या दौड़ते हैं, मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लोग उनको मार देते हैं। तो जंगल छोटे होते जा रहे हैं जहाँ से जीवों की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र में प्लास्टिक, तेल और पता नहीं क्या क्या डाल के वहाँ के जीवों को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पे हम लोग आके खड़े हुए हैं जब हमको सोचना पड़ेगा, हम लोग सोचना ज़रूरी है कि ये जो तरक्की हो रही है, जो विकास हो रहा है, इससे अल्टीमेटली हम लोग को मिलने वाला क्या है। मनुष्य ने बड़ी बड़ी दूरबीन बनानी, अंतरिक्ष में विमान भेज रहे हैं और खोजी अभियान चल रहे हैं कि दूसरी जगह कहाँ जीव हो सकता है।
जहाँ जीव है उसको तो जीने लायक हम लोग ने छोड़ा नहीं। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कुछ लोग पैसे वाले जो होंगे वो यदि ढूंढ लेते हैं कहीं अंतरिक्ष में अच्छी जगह, तो वहाँ जाके वो बच जाएंगे, तुम लोग मरो यहाँ नहीं। कौन जा पाएगा? यदि मान लो ऐसा कोई अंतरिक्ष में कोई जगह मिल जाती है तो उसमें कौन जाएगा? आप लोग, हम कॉमन आदमी तो नहीं जा सकता। लेकिन सभी का जीवन महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिए कि पैसे वाले का या उद्योगपति का या कोई बड़े लोगों का जीवन महत्वपूर्ण। जीवन तो जीवन होता है ना। और ये जीवन जो है, हम लोग आज जिंदा है, ये इस बात का प्रमाण है कि जब से जीवन चालू हुआ, एक कोसी जीव से फिर, है ना, जिस तरीके से बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लेक्स जीव, उस बीच की कड़ी अभी तक टूटी नहीं है। टूटी यदि होती तो हम लोग जिंदा नहीं रहते। कितनी बड़ी एक, क्या बोलना चाहिए, हमारे शरीर में वो पूरा इतिहास छुपा हुआ है। मानव और जीव की उत्पत्ति का पूरा इतिहास एक एक व्यक्ति ढो रहा है। सभी की जैसे हम लोग किसी बिल्डिंग की कद्र करते ना, कि ये मोनूमेंट है, ये किसने बनाया था, है ना, उसकी याद रहती। तो वैसे हमारे शरीर में जीवित इतिहास छुपा हुआ है, पूरे मानव जीवन का इतिहास छुपा हुआ है, पूरे जीव की उत्पत्ति का इतिहास छुपा हुआ है, पूरे एवोल्यूशन के स्टेज पूरे छुपे हुए। तो ये जीवन सभी का महत्वपूर्ण है। तो हमको फिर उसी मुद्दे पे आते हैं कि फिर बीच का रास्ता हमारा यही है कि हमको खाने पीने में चौकस नज़र रखना है। हमको समझना आना चाहिए कि खाना कैसे खाया जाता है, क्या खाया जाता है। इसको हम एकदम कैजुअल नहीं ले सकते कि बड़ा मज़ा आ गया मुझे खा लिया। ऐसा नहीं है। मज़ा तो फिर नशे में भी आता है। जब आप फर्स्ट टाइम तम्बाकू खाएंगे मज़ा नहीं आएगा, बाद में खाएंगे तो बहुत मज़ा आता है, एंजॉय होता है, लोगों को बड़ा रिलैक्स होता है। हमको ये नहीं देखना है कि हमको खाया तो हमको कैसा लगा, हमको देखना है कि हमारे शरीर को कैसा लग रहा है, और खाना हमारे शरीर में पचने के बाद कितनी गंदगी बना रहा है। ये दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है। क्या हम खा रहे हैं, और ये खाना कैसे पचता है हमारे शरीर में, कितना पचता है, और पचने के बाद जो उसका बाई प्रोडक्ट बनता है वो मेरे शरीर के लिए जहर है कि सामान्य कचरा है जिसको हमारा शरीर आसानी से निकाल देगा और शरीर में रुकेगा नहीं। तो इन सब बातों को हम सभी को ध्यान देना है। तो मुझे ये लगता है जो 3 जीवन पद्धति मैंने बताई, उसमें से जो दूसरी वाली है उसको हम लोग सभी लोग बड़े आसानी से अपना सकते हैं। मैंने तो बीच बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ मैं अपने ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी घूमता भी रहता हूँ सभी जगह में, देश विदेश घूमता रहता हूँ। तो मैंने अपने अनुभव से जाना है कि हमको एक बहुत बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करके खाना को खाना चाहिए। बहुत कैजुअली नहीं खाना चाहिए। वो तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रॉ फूड खाएं, फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, जूस पिएं, अंकुरित अनाज खाएं, और पके हुए खाने को जितना हम सीमित कर पाएँ करें। उसमें भी गेहूं चावल को बीच बीच में बंद करके, जैसे आलू है और शकला है, इस टाइप की स्टार्च वाली चीज़ें, ट्यूबलर बहुत सारे आते हैं जो, वो सब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम सब काम करते हुए इसको कर सकते हैं। और बीच बीच में छोटे 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 हम लोग को डिटॉक्स करना पड़ेंगे, और साल में 2 बार या 1 बार लंबा आपको लॉन्ग फास्ट करके, बॉडी को जूस फास्ट करके पूरा डिटॉक्स करते रहिए। आप बिल्कुल अच्छे से जीवन बिताएंगे, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीमारी की आपको कोई डर नहीं रहेगा, और आप अपने पूरे परिवार को, ये जो क्या बोलते हैं, बेमतलब की झंझट है, समय की बर्बादी जो है, डॉक्टरों के पास लाइन लगाना, दवाइयों के लिए टेस्ट कराना, है ना, हॉस्पिटल में भर्ती होना, ये जीवन की बर्बादी है। हम लोगों का जीवन आनंद के लिए पैदा हुआ है, मज़े के लिए पैदा हुआ। तो मज़ा तभी आएगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए जिम्मेदारी आपको डॉक्टर को नहीं देना, जिम्मेदारी स्वस्थ रहने की आपकी है। बीमारी आपने पैदा की है, वही कैसे भी हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल उसके हम हैं। डॉक्टर, बैक्टीरिया, वायरस और ये सब कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसको मैं ही उसको सुधार सकता हूँ, और मैं ही इसको ठीक कर सकता हूँ। थैंक यू। यदि किसी का कोई सवाल हो तो आज करिए, है ना। इसमें हाँ जी, बताइए। ये पिछली बार जैसे ही इस बार भी यूरेन जो है 15-16 बार जा रहा हूँ, और जबकि पूरे दिन भर में पानी की बहुत जरूरत महसूस नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि 24 घंटे में शायद 1 लीटर या उससे कम ही पानी पी रहा होगा, लेकिन यूरेन 15-16 बार जा रहा है और एकदम वाइट, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लास्ट टाइम भी हुआ था। ठीक है ना, तो बढ़िया है। तो आपको मज़ा लेना है इसका, डिटॉक्स का समझना है,
और ये क्या बोलते हैं जी, अपना शरीर कैसे काम करता है ना, तो वो समझना है। कई बार ये लोग डर जाते हैं कि यार मैं तो अच्छा भला था, आपने कौन सी डाइट दे दी, अब तो मैं बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, पेशाब जाना पड़ रहा है। तो ये सब क्योंकि आप समझ जाएंगे तो आप इसको फिर एंजॉय करेंगे, है ना। और आप देखेंगे इसका जब जब ये धीरे धीरे कम होगी ना आपकी, क्योंकि आपको पानी की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो आप फल वगैरह खा रहे हैं उसमें तो बहुत पानी है, हाँ, तो उतनी ज़रूरत नहीं है। जब ये आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी तो आपकी बॉडी के जो फंक्शन जब एकदम नॉर्मल होंगे तो उसका फिर आपको जो बेटर हेल्थ जो होती है ना, उसका फिर मज़ा मिलना चालू होगा। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, तो अच्छी बात है। ये भी डिटॉक्सिफिकेशन ही है ना भैया, ये हाँ जो हाँ सब पानी रखा है, हाँ ये हाँ पानी निकल रहा होगा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल गाँव बिल्कुल। यहाँ का। क्या होता है, सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड होता है उसमें ज़्यादातर पानी भर जाता है, तनाव हो जाता है, तो देखने से आदमी मोटा मोटा लगता है, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है और दूसरी बहुत सारी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए सेल से बाहर कई बार बहुत सारा पानी आ जाता है और टॉक्सिन भी जमा रहता है, तो एक इन्फ्लेमेशन की स्थिति जो है ना वो रहती है। तो उससे शरीर तना तना लगता है, लेकिन अंदर से आदमी बीमार रहता है। आप उसको बोलोगे कि तुम दौड़ जाओ तो वो दौड़ेगा नहीं। और एक दुबला पतला आदमी जिसके शरीर में ये सब इन्फ्लेमेशन नहीं, वो दौड़ भी जाएगा, वो हाफेगा भी नहीं, ये सब होगा। तो वो समझ में आता है एक्टिविटी लेवल पे। ऐसे देखने से तो सब अच्छा ही लगता है, बल्कि वो आप देखेंगे कि जो आदमी बीमार है वो देखने में अच्छा लग रहा है और जो आदमी स्वस्थ है वो देखने में बहुत दुबला पतला लग रहा है। तो ये हो सकता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का ये फायदा है जी। आज भी सुबह आधा किलो पपीता खाया है, मतलब 24 घंटे में। लेकिन इस बार एक चीज जो अभी 5-6 सालों में कभी नहीं हुआ, मतलब आज एसिडिटी जैसे हो रही है, घंटे 2 घंटे में ऐसा रिफ्लेक्स टाइप का लग रहा है, एसिडिटी वाला एहसास। पानी डाल के उसको निकाल देना बाहर, जैसे अपन एनीमा लेते हैं ना, जी। ऐसे ही कई बार जो हमारा टॉक्सिन है वो स्टमक में आता है, तो अपन पानी करके उसको निकाल देंगे, वमन क्रिया कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और किसी का सवाल था कुछ? कल्पना जी बताइए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। सर, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इस बार पिछले बार जैसे मैं थोड़ा सा मेरा 1 किलो वेट बढ़ा था, तो क्वांटिटी में बहुत ही कम खा रही हूँ मैं इस बार, ले रही हूँ। लेकिन ना सर, वीकनेस फील कल हुआ था जी, उतना नहीं हो रहा है, लेकिन ना पैर दोनों ना चाप रहे हैं बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए क्या होता है कि जब हम डिटॉक्स होती है ना, बॉडी चालू करती है डिटॉक्सिफिकेशन, आपने नॉर्मल डाइट नेचुरल डाइट लेना चालू करी, तो शरीर क्या होता है कि अपना जो ब्लड फ्लो है वो मसल से किसी अंग की तरफ बढ़ा देता है। मान लीजिए आपको किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट में प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, तो शरीर अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ब्लड फ्लो जो है ना वो मसल से निकाल के, मांसपेशी से निकाल के वो उस जगह पे लगा देगा इमरजेंसी के हिसाब से। तो वो शरीर फिर बोलता है कि आप रेस्ट करिए। तो जब भी सिम्टम आते हैं कोई भी जो हमको लगता है कि बेरेबल नहीं है, तो उसका वो शरीर आपसे डिमांड करता है कि आपको बेड रेस्ट करना है। दिक्कत तब आती है जब हम लोग प्रकृति के नियम को मान नहीं सकते, इसलिए कि हमारी लाइफ स्टाइल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रकृति का कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए दिक्कत क्या होती है कि ज़्यादातर लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, जिनके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी है, उन लोग डिटॉक्सिफिकेशन कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये सब सैनिटोरियम और इतने जो हॉस्पिटल बनते हैं कि आप जाइए वहाँ 15 दिन रहिए और वहाँ पे कर लीजिए। घर में करना है कई बार दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम लोग कभी भी लंबे फास्ट वगैरह किसी को नहीं कराते, छोटे छोटे कराते हैं, जिसको आप आसानी से मेंटेन कर सकते हो। 9 दिन आप आसानी से मेंटेन कर सकते हो। लेकिन कई बार डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम इतने सीवियर होते हैं कि वो बिना रेस्ट के, और जितना आप रेस्ट नहीं करेंगे उतने सिम्टम सीवियर होते जाएंगे। तो या तो ऐसे सिम्टम पानी की कमी से आते हैं, और या फिर जो है ना आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, उस दोनों की कमी से आते हैं। तो पानी पी के देखिए और रेस्ट करके देखिए। जी सर, थैंक यू। और किसका सवाल था? करमचंद जी शायद ना, उनका सवाल था, बताइए।